Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony, My Untouched Whisper. तो चलिए एक न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टेल यू समथिंग. इट्स जस्ट अ रिचुअल फॉर माई चैनल. अगर मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना होता है, आप लोगों से बात करनी होती है, तो मैं बस स्टार्टिंग में कुछ बात कर लेती हूँ. अगर कोई ये ना सुनने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ स्किप अ फ्यू मिनट्स, बट आई थिंक कि आप लोगों को ये सुनना चाहिए. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा. इन फ्यूचर थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिन्हें आज के बाद मैं अपने चैनल पर कभी वेलकम नहीं करना चाहती. रियली आई फील रियली डिलाइटफुल व्हेन आई हैव रिसीव्ड द ऑडियंस लाइक दिस. आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कुछ ब्यूटीफुल कमेंट्स आए हैं, तो आई जस्ट वांट थिंक अबाउट दैट. व्हाई डोंट आई पिक द ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड आंसर डायरेक्टली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी आस्क्ड मी लाइक एनीथिंग कि क्या मुझे तब गर्मी नहीं लगती जब मैं मेंबरशिप के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ. तो हु आर यू टू आस्क मी अबाउट दैट कि मुझे गर्मी लगती है तब या नहीं लगती. मेरी मर्ज़ी, मेरा चैनल, मैं जैसे चाहे अपनी वीडियो को अपलोड करूँ, किसी के भी साथ शेयर करूँ, फिर वो चाहे मेंबरशिप के लिए हो या मेरी ऑल फैमिली मेम्बर्स के लिए हो. आप कोई नहीं होती मुझे बताने वाली कि मुझे कब गर्मी लगती है और कब गर्मी नहीं लगती है. तो स्वीट हार्ट, नेक्स्ट टाइम प्लीज़, आप मेरी कम्युनिटी में बिल्कुल भी वेलकम नहीं हैं, बिकॉज आपका पता नहीं. पर हाँ, डेफिनेटली मेरे जैसे जितने भी क्रिएटर्स हैं वो अगर यहाँ पर कुछ शेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं. कुछ अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, कुछ सिर्फ अपनी एक मेमोरी यहाँ बनाना चाहते हैं, कुछ फैमिली बनाना चाहते हैं, कुछ कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली कुछ मुझ जैसे भी लोग होंगे जो पैसे अर्न करना चाहते हैं. एंड इसके अंदर क्या गलत है मुझे समझ नहीं आता. अगर आप अपना किसी चीज़ में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उसके बिहाफ में आप कुछ अर्न करना चाहते हो, तो क्या ये गलत है? क्या सेल्फ इंडिपेंडेंट होना गलत है? आई डोंट नो कि आप कौन से फेरी लैंड या ड्रीम लैंड में रहती हैं जहाँ पर पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि जिस दुनिया में मैं रहती हूँ वहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ती है हर कदम कदम पर. ओके, बिकॉज एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखिए. अगर मान लीजिए मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है कहीं, एंड मुझे कोई मेडिकल इशू है, एंड उसके लिए मुझे किसी डॉक्टर को कंसर्न करना है, उनसे जाकर बात करनी है, तो उसके लिए मुझे एक फ़ीस पे करनी होगी. तब जाकर वो डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे. वो मेरा इलाज नहीं करेंगे तब तक मैं उन्हें फ़ीस पे नहीं करूँगी. ओके, मैं उनसे जाकर ये नहीं कह सकती डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है, मुझे देख लीजिए. हाँ, वो मुझे देखेंगे, बट उसके लिए वो चार्ज करेंगे, तो उसके लिए पैसा लगता है. फिर अगर मुझे कुछ खाना है तो मुझे किसी ग्रोसरी शॉप पर जाना होगा, तो वहाँ से अगर मुझे कुछ परचेज़ करना है तो उसके लिए भी मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, तब वो मुझे कुछ देंगे. वो मुझे ऐसे ही नहीं दे देंगे कि मुझे कुछ भूख लगी है तो प्लीज़ आप मुझे कुछ दे दीजिए खाना. आजकल प्लीज़ पर कुछ भी काम नहीं होता स्वीट हार्ट. बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तुम्हें कुछ स्पेशल खाना है तो उसके लिए भी कुछ पे करना होगा. अपने मन का कुछ खाना है तो उसके लिए भी पे करना होगा, जिसके लिए पैसे लगते हैं, मन नहीं लगता. एंड हाँ, डेफिनेटली मेरी फैमिली मुझे प्रोवाइड कराती है एक से एक अच्छी चीज़. आप लोगों की फैमिली भी आपको प्रोवाइड कराती होगी एक से एक अच्छी चीज़. लेकिन फिर भी अगर कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है एंड उसके लिए वो अपना सब कुछ एफर्ट भी डाल रहा है, बट उस एफर्ट के बदले में वो कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे, ये कौन सा लॉजिक हुआ? हम कौन से एरा में जी रहे हैं? एंड आई डोंट नो वेयर आर यू फ्रॉम. एंड आपके जैसे जितने भी लोग ये सोचते हैं दुनिया पैसों पर नहीं कटती है, किसी और के सहारे कट जाती है, तो ऐसा नहीं होता. हर किसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए आज के वक्त में. ये डिमांड है वक्त की. किसी और के सहारे लाइफ स्पेंड नहीं की जा सकती, फिर वो चाहे आपके डैड हो, आपकी मॉम हो, आपकी फैमिली हो, आपका हस्बैंड हो, XYZ कोई भी हो. सेल्फ इंडिपेंडेंट चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. एंड यही मैं आप सब लोगों को भी अपनी स्टोरीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करती हूँ. शायद मैंने रोजेस ऑफ स्नो में ऐसा कुछ इंसिडेंट शेयर किया था जहाँ जान के पास सब कुछ था, इज़ अ वेल रिच गाय, फिर भी वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहता था, जस्ट बिकॉज वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेबल ना रह पाए. तो स्टोरीज़ में सुनाती तो सिर्फ वो कहानी नहीं होती, उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं बस अपनी ऑडियंस को पास करना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ. एंड अगर मैं कुछ सिखा रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तो नहीं बस आप लोगों को उस तरीके से कमेंट करना है. सीरियसली. एंड अब कुछ लोग आकर मुझसे ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको इतना ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको कोई जॉब करनी चाहिए या कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको अच्छी अर्निंग हो. तो डेफिनेटली स्वीट हार्ट्स, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई डिफरेंट एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. उसके लिए भी मुझे वक्त चाहिए होता है. तो इस वांगशन दुनिया से थोड़ा सा बाहर भी निकलना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ स्टोरी राइटिंग में ही नहीं कट सकती, ये मैं भी जानती हूँ. पर जब तक कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं ये सब कुछ कर अगर थोड़ा बहुत खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई भी गलत बात है. और जो भी इस तरीके की मेंटालिटी रखता है ना, मैं उन लोगों को भी सिर्फ यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ चेंज योर थिंकिंग. एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मेरी यहाँ पर गर्ल्स हैं, तो उन सभी
गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली एक बात कहना चाहूँगी। हो सकता है बहुत सी मुझसे छोटी हों, बहुत सी मुझसे बड़ी भी हों एंड बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी हों। तो मैं सिर्फ आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुद को किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंडिपेंडेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड ये वो सब फील कर सकते होंगे जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे, अभी किसी ना किसी पोजीशन पर होंगे। अगर है ऐसा कोई तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो लोग भी शेयर कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं है एंड वो अगर ऐसी कोई चीज़ फील करते हैं अपनी लाइफ में, जब उन्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है पर इसके लिए मुझे किसी और की तरफ देखना होगा, तो वो फीलिंग कैसी होती है, तो वो भी आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ना, क्योंकि एटलीस्ट वो कोई जेन्युइन बातें होंगी, बिना सर पैर की बातें नहीं होंगी। क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे लोग काफ़ी सारी बातें लिख सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मेरी फैमिली तक भी पहुँच सकते हैं कि वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते एंड ब्ला 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 सो ऑन थिंग्स। तो गाइस, मैं BL कंटेंट शेयर कर रही हूँ, ये अपने आप में ही बताता है कि मेरी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को बिल्कुल भी पॉइंट आउट मत कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ये चीज़ मेरी फैमिली से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। एंड आप लोगों को भी मैं बस सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूँगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत कोशिश कीजिए, ओके। एंड अगर हाउसवाइफ भी हैं तो फिर भी ट्राई कीजिए कुछ अलग करने का। ये वांगशान दुनिया है, मैं जानती हूँ, एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर आकर हम कहानी सुनना पसंद करते हैं, पर इसके बाहर भी एक दुनिया है, एक रियल दुनिया, ओके। तो उस दुनिया को और उस दुनिया से कनेक्ट करने के लिए आपको एक मीडियम की ज़रूरत होती है एंड वो होती है सेल्फ इंडिपेंडेंसी। तो जस्ट उसके लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कमेंट सेक्शन में इंटेलेक्चुअल बनने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ आपकी इंटेलिजेंसी को दिखाएगा एंड आप अपनी उस सो कॉल्ड इंटेलिजेंसी को मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे DMs में ये पूछ कर वेस्ट ना करें कि मैंने मेंबरशिप क्यों ओपन की है। मेरी राइटिंग्स मेरा राइट, मैं कहीं पर भी कैसे भी अपनी राइटिंग्स को शेयर करूँ। आई नो आपको ये बातें बहुत हर्टफुल लग रही होंगी मेरा इस तरीके से बोलना, बट रियली में वी आर क्रिएटर्स एंड हम लोगों के पास भी एक हार्ट होता है जो हर्ट होता है, वो भी तब जब हमारे इस तरीके के हार्डवर्क को कोई इस तरीके से 1 सेकंड के अंदर जज कर देता है एंड कंपेयर कर देता है। एंड जिसको भी ऐसा लगता है ना कि YouTube हमें बहुत पैसा देता है या मैंने मेंबरशिप से इतना ज़्यादा अर्न कर लिया है कि अब तो मैं एक 5 स्टार होटल ही बनाकर खड़ा कर दूंगी, तो वो एक बार खुद से या तो राइटिंग करना शुरू कर दे या फिर इस तरीके का एक वांगशान चैनल खोल कर वहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू कर दे। 1 महीने में हम लोग कितना कमाते हैं उन्हें भी अंदाज़ा लग जाएगा। शायद इतना भी नहीं कमा पाते होंगे कि एक अच्छे से इंटरनेट कनेक्शन को भी अफोर्ड कर पाएँ। इस बात का मतलब समझ रही हैं आप? हम लोग मेहनत करते हैं, वी आर रियली डूइंग सो मच हार्ड वर्क। लिटरली आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन सब के पीछे कितना कुछ लगता है जब जाकर एक वीडियो प्रिपेयर होता है। एंड लास्ट पार्ट में मैंने सिर्फ अपने से कुछ इमोशंस आप लोगों के साथ शेयर किए, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बस ये बताने लगे कि बाहर कितना टेम्परेचर है एंड बाहर लोग धूप के नीचे भी काम कर रहे हैं। तो आई नो स्वीट हार्ट, आई रियली नो कि बाहर लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपने फादर को देखती हूँ जाते हुए सुबह सुबह मॉर्निंग में, अपने भाई को देखती हूँ जाते हुए एंड आई रियली रिस्पेक्टफुल फॉर दैम। बट मैं बस आप लोगों से सिर्फ ये शेयर कर रही थी कि हम क्रिएटर्स को भी थोड़ा सा अजीब लगता है तो थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, थोड़ा सा टाइम, दैट्स ऑल। मैंने सिर्फ यही कहा था, बट नहीं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बस हार्शफुल होना है एंड वो भी इस हद तक हार्शफुल हो जाना है कि मतलब आप सामने वाले को ये बोलो कि उसका दिमाग घुटने में है। स्वीट हार्ट, तो जिस तरीके से आपने तुरंत 2 मिनट में टाइप कर मुझे ये एग्जाम्पल दे दिया कि मैं फ़ैन ऑन कर लूँ, उससे भी कम समय लगेगा मुझे फ़ैन ऑन करने में, पर उसके साथ जो आवाज़ पीछे आपको सुनाई देगी ना, वो रियली में आपका मज़ा सारा ख़राब कर देगी। और आपका मज़ा ख़राब करे ना करे, पर हाँ, मेरी मेहनत ज़रूर ख़राब कर देगी और मैं ये नहीं चाहती। मैं यहाँ एक कंटेंट प्रोवाइड कराने आई हूँ, वो भी क्वालिटी के साथ, जैसा मैं चाहती हूँ, प्लस जिनके साथ चाहती हूँ। और जितनी आसानी से आपने ये लिख दिया ना कि आपका दिमाग आपके घुटनों में है, तो डार्लिंग मेरे दिमाग का तो पता नहीं, पर हाँ आपके दिमाग के बारे में मुझे ज़रूर पता चल गया कि वो तो घुटनों में भी नहीं है। क्योंकि जितनी आसानी से आपने लिख दिया ना, तो इससे मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि आप अपनी लाइफ में इतना ही आसान काम कर सकती हैं सिर्फ। एंड दैट्स वाई यू आर जस्ट अ मेयर कमेंटर एंड आई एम हेयर अ राइटर। तो मेरी जैसी राइटिंग्स को तो छोड़ ही दीजिए, ओके। तो नेक्स्ट टाइम मुझे या मेरे जैसे किसी भी क्रिएटर को जाकर आप अपना इतना इंटेलेक्चुअल नॉलेज ना सर्व करें, क्योंकि हम जैसे लोगों को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। आपकी फैमिली मेम्बर्स को आपकी ज़रूरत होगी, आप वहाँ जाकर अपना ज्ञान ज़रूर बांट सकती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मेरी कम्युनिटी सेक्शन में ऐसे लोग बिल्कुल भी वेलकम नहीं हैं जो मुझे आकर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, वो भी मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं कोई चीज़ फ्री प्रोवाइड करा रही हूँ।
ताकि इससे नेक्स्ट टाइम से हमारा टाइम वेस्ट ना हो एंड मैं मेंबरशिप लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनली आज का पार्ट। एंड आई एम रियली रियली सॉरी जिस बाकी सब लोगों को भी ये सब कुछ सुनना पड़ा हो। एंड बाकी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी वजह से हम जैसे कुछ कम इंटेलिजेंट लोगों का टाइम वेस्ट हो गया। खैर चलिए छोड़िए, सारी बातें ख़त्म करते हैं एंड फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर जान एक पहाड़ी पर गया था, एक ऐसी पहाड़ी जो शायद जान और जोजोआना के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, उनकी यादों से जुड़ी हुई थी। पर आज ये आलम था कि जान वहाँ सिर्फ अकेला गया हुआ था, जोजोआना का बर्थडे सेलिब्रेट करने, वो भी उसकी ग्रेव पर। शायद इससे ज़्यादा ग्रीफुल और कुछ हो ही नहीं सकता था। एंड इसी चीज़ ने जान को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ इबो को भी ये बात पता लग गई थी कि जान एक विडोवर है। एंड उस चीज़ का ये असर हुआ था कि वो कब इस पहाड़ी पर आकर खड़ा हो गया उसे खुद भी नहीं पता। पर जब उसने जान और मार्कस को इस तरीके से देखा तो उसके बाद से जैसे इबो की दुनिया अंदर तक हिल गई थी। वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि अगर वो वहाँ एक सेकंड के लिए और रुकता तो उसे खुद भी नहीं पता कि वो आगे क्या कर सकता था। इसीलिए वो बस वहाँ से जैसे चला गया था। वहीं दूसरी तरफ मार्कस सिर्फ जान को होल्ड कर खड़ा हुआ था। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, हद से ज़्यादा तेज़। ऐसा लग रहा था ऐसा जैसे सच में इस वक्त कुदरत बरस रही है एंड रो रही है, बिल्कुल वैसे जैसे कि जान रो रहा था। उसने मार्कस के सीने पर जोर से मारते हुए कहा, मार्कस देखो ना, वो जवाब नहीं दे रहा। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ मार्कस, मैं यहाँ हूँ, पर वो नहीं है, वो नहीं है आज या नहीं है मेरे साथ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जोजोआना, प्लीज। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे यहाँ इस पहाड़ी पर लेकर आओगे, इस पहाड़ी पर, तो मैं यहाँ हूँ आज, मैं यहाँ हूँ जोजोआना। पर तुम क्यों नहीं हो? हाँ तुम क्यों नहीं हो मार्कस? उसको बोलो ना वो उठे, वो उठे मुझसे बात करे, प्लीज प्लीज। आई बेग यू मार्कस, आई बेग यू। वो मेरी नहीं सुन रहा है। मैं 2 दिन से उसे आवाज लगा रहा हूँ बट मैं थक गया हूँ। मार्कस जोजोआना प्लीज प्लीज रिप्लाई मी। आई ब्रिंग एवरीथिंग। मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, सब कुछ उसे पसंद है मार्कस, सब कुछ। एंड इस बार मैंने केक भी बहुत अच्छे से बनाया है। आई स्वेयर मैंने सब चीज़ का ख्याल रखा है। पर वो किसी भी चीज़ की तरफ नहीं देख रहा मार्कस, वो किसी भी चीज़ की तरफ नहीं देख रहा। क्यों 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 तुम सब लोगों ने मिलकर मुझसे मेरे जोजोआना को छीन लिया मार्कस? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तुम सब लोग बुरे हो, बहुत बुरे। आई हेट यू, आई हेट यू। तुमने सबने मिलकर मुझसे मेरे जोजोआना को छीन लिया, तुम सबने, तुम सब मार्कस, तुम। आई हेट यू मार्कस, आई हेट यू। ये तुम्हें जाने से बस मार्कस की कॉलर को पकड़ लिया था एंड वो बहुत ज़ोर से बस मार्कस के चेस्ट पर पंच किए जा रहा था। लिटरली वो बहुत फोर्सफुल थे पर मार्कस को जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बस वहाँ पर पत्थर की तरह खड़ा हुआ था क्योंकि उसके अंदर से जो इमोशंस निकल रहे थे उन्हें शायद कोई डिफाइन नहीं कर सकता। एंड वो समझ सकता है, वो जान के हर एक आंसू का मतलब समझ सकता है। उसे पता है जान इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, या ये कहा जाए वो पता कर भी जैसे पता नहीं कर सकता क्योंकि वो तो अंदर तक बिल्कुल सुन्न हो चुका है। एंड उसे भी पता है कि आज जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो है। किस हद तक है वो नहीं बता सकता पर वो जिम्मेदार है। आज उसकी वजह से तभी जान ने एक मार्कस की कॉलर को पकड़ा एंड देन फिर से उसे झकझोरते हुए कहा, जवाब दो मुझे, चुप क्यों हो गए? आप कुछ नहीं कहोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम उस दिन नहीं आए, तुम नहीं आए मार्कस, तो अब क्यों आए हो? क्यों? जब मुझे जोजोआना को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम चले गए हम दोनों को छोड़कर। तुम मेरे प्यार को अकेला छोड़कर चले गए मार्कस, तुम मेरे प्यार को अकेला छोड़कर चले गए। and he died. मार्कस ने सिर्फ जान के जैसे कंधों को पकड़ा एंड देन उसने सिर्फ अपने उस टूटी हुई आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। जान ने कहा, नो, नेवर नेवर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा मार्कस, कभी भी नहीं। क्योंकि तुम्हारी या किसी और की कोई भी माफ़ी मेरे जोजोआना को वापस नहीं लेकर आ सकती। नहीं, उसने अपनी जान
फाइनली मैंने उसे खोया। मुझे ये बताओ, क्या मैं इतना बुरा था? हाँ, क्या मैं इतना बुरा था कि वो एक दिन भी मेरे साथ नहीं रह पाए? He just commit suicide. He just commit damn suicide. Why? Why, Marcus? Just because of you, and all of them. मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। No one. मैं जीते जी किसी को माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सब ने मिलकर मुझसे मेरा प्यार छीना है, मेरा जो छीना है। तुम सब ने मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे छीना है। He's everything for me, everything. My husband, my best friend, my love, my life, and you all just snatched him. होठों पर ये माफी जैसा शब्द लेकर भी मत आना। तुम काबिल नहीं हो माफी के, क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने मुझसे मेरा जुझाना छीन लिया, मुझसे मेरा प्यार, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति छीन लिया तुमने मुझसे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मार्कस, तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान ले ली। दुनिया कहती है कि वो मर गया, पर मैं जानता हूँ वो मरा नहीं, उसे मारा गया। उसने अपनी जान ली। मैं जानता हूँ उसने सुसाइड की। तुम्हें पता है, उसने सुसाइड की मार्कस, सुसाइड। पर वो सिर्फ सुसाइड नहीं थी, उसे मारा। तुम सब ने मारा उसे, फोर्स किया, और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी भी गलती है, मैं भी उतना ही कसूरवार हूँ। जो ना, मेरी वजह से तुम हम सब ने मिलकर तुम्हें मजबूर किया। हम सब की वजह से तुमने अपनी जान ली। पर क्यों ली? तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, हम सब कुछ नहीं थे। जो आना, तुम्हें रुकना चाहिए था, एक दिन रुकना चाहिए था, पर तुमने एक दिन भी नहीं रुके। And you just decided to close your chapter, to close the chapter of your life. Why? किससे जवाब मांगू मैं, किससे? ये कहते हुए जान जैसे बस वही ज़मीन पर बैठ गया था, एंड मार्कस भी उससे खड़ा नहीं रह पाया। वो भी बस ज़मीन पर गिर गया। वो दोनों ही बस जो आना की उस कब्र के सामने बैठे हुए थे, एंड दोनों ही पूरी तरीके से टूटे हुए थे। एक के अंदर जैसे बस इमोशंस का सैलाब था, दर्द था, तकलीफ थी, दुख था, आखिरी वक्त पर भी कुछ ना करने की वो जो बेचैनी होती है, वो जो बस हेल्पलेसनेस होती है, वो बस हान के अंदर जैसे बस नज़र आ रही थी। एंड वही दूसरी तरफ मार्कस एक गिल्ट के अंदर चले जा रहा था। उसने छीन लिया, बहुत कुछ छीन लिया उसने। उसकी वजह से चला गया, सब कुछ चला गया। काश वो उस दिन। पर अब काश कर क्या हो सकता है जब सब कुछ काश में ही रह गया, काश में ही। ये कहते हुए मार्कस जैसे बस अपने हंस भरी निगाहों से जोआना की उस कब्र की तरफ देखने लगा। इंसान बस जैसे फूट कर रोने लगा। एंड आखिरी में बस मार्कस ने इंसान को अपनी बाहों में खींच लिया था, एंड वो बस माफ़ी ही मांग रहा था। पर वो पता है, चाहे कितनी भी माफ़ी मांग ले, ना ही तो उसकी इस गुनाह की माफ़ी खुदा दे सकता है, और ना ही इंसान, कोई उसकी इस गुनाह की माफ़ी नहीं दे सकता। क्योंकि यहाँ एक जान गई है, एक ऐसी जान जो कितनों के लिए जान थी, नहीं पता। अब सिर्फ पीछे अफसोस रह गया है, अफसोस जो बस दो शख्स एक दूसरे से बांट रहे हैं। पर क्या ये अफसोस उन दोनों की ज़िंदगी से या सहन से उस तकलीफ़ को निकाल पाएगा? नहीं, ये दर्द है, एक ज़ख्म है जो शायद ताउम्र तक रहेगा उनके साथ। वहीं एक दर्द तो शुचैन की आंखों पे भी नज़र आ रहा था जब वो उस इंगेजमेंट को आगे प्रोसीड कर रहा था। उसके हाथ में वो ब्यूटीफुल डायमंड रिंग थी जो बस वो जी के उंगलियों में पहना रहा था। एंड ये डायमंड रिंग जैसे बस चमक रही थी, पर दोनों की ही आंखें जैसे पूरी तरीके से खाली थी। वो लोग बस जैसे मोम के से कठपुतली की तरह लग रहे थे वहाँ, जो जैसे बस कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन कोई ज़िंदगी नहीं है उन दोनों के ही अंदर। लेकिन इस बात से क्या वहाँ पर खड़े हुए किसी भी शख्स को कोई फ़र्क पड़ना था? नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो सब लोग बस ऐसे चेयर कर रहे थे, सब लोग क्लैप करना शुरू कर रहे थे, एंड सब बस कॉन्ग्रेचुलेशन कहना शुरू कर चुके थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे वो नए जोड़े को। पर क्या वो जोड़ा नया था? नहीं, उनके ज़ख्म थे बहुत पुराने, जो शायद यहाँ किसी को नज़र तक नहीं आ रहे।
पर वहीं दूसरी तरफ नज़र तो आ रहा था किसी एक शख्स को, कोई एक शख्स नहीं, एंड वो थी शाओवी, जिसे पिछले कितने ही घंटों से ईबो नज़र नहीं आ रहा। एंड उसने हाओशान की तरफ देखते हुए कहा, ईबो कहाँ है ईबो? हाओशान ने कहा, एंड मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद उसे इतनी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, आई रियली डोंट नो वो कहाँ चला गया। तभी पीछे से लियन ने आके आते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या किसी ने यंग प्रिंस को देखा है? लियन की आवाज़ सुनकर जैसे कहीं ना कहीं हाओशान एंड शाओ दोनों स्टिफ हो जाते हैं। दोनों ने बस मुड़कर लियन की तरफ देखा, जो बस ऑकवर्डली उन दोनों की तरफ देख रही थी। लियन ने कहा, यंग प्रिंस, आई मीन आंट, आपने? शाओ ने कहा, मैंने नहीं देखा। हाओशान ने कहा, मैंने भी नहीं देखा। लियन ने कहा, स्ट्रेंज है, आई मीन कहाँ चले गए मुझे पता नहीं, अगर आपको मिले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके? मैं उनका वेट कर रही हूँ, आई मीन हाँ, ओके। हाओशान ने कहा, हाँ ज़रूर आप वेट कीजिए, आई मीन एंजॉय कीजिए पार्टी को, अगर ईबो मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। लियन ने कहा, ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। ये तो लियन से वहाँ से चली गई थी। एंड वहीं दूसरी तरफ शाओमी ने से गहरी सांस लेते हुए कहा, अब ये लड़की और क्या है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये वो क्या कर रहा है? आई मीन कि सच में ये इसमें इंटरेस्टेड है? अगर है तो लगता क्यों नहीं है? एंड अभी कहाँ गायब हो गया है? वहीं दूसरी तरफ हाओशान जैसे बस अपने मन में कह रहा था, डैम ईबो, प्लीज़ मुझसे कह दो कि तुम वहाँ नहीं गए हो जहाँ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ठीक है हुए हाओशान जैसे अपनी आंखों को पूरी पार्टी में घुमाया एंड उसे अंदाज़ा हो गया था कि विजान इस पार्टी में नहीं आया है। एंड कहीं ना कहीं हद तक अगर ईबो गायब है तो वो डेफिनेटली विजान के पास ही गया होगा, ये उसका गट फीलिंग कह रही थी। एंड कई हद तक ये शायद ठीक भी थी। पर इस वक्त ईबो का यहाँ होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सब लोग पूछना शुरू कर चुके थे, यहाँ तक कि हुलियन भी, जो बस जाके आके शाओवी से पूछ रही थी। पर शाओवी क्या जवाब दी? उसने सिर्फ ये कहा कि वो ईबो को ढूंढ रही है, आई मीन ईबो भी आ जाएगा, अभी कुछ देर में आ जाएगा। एंड हाओशान जैसे बस वहाँ से निकल गया ताकि वो ईबो को ढूंढ सके। और दूसरी तरफ निकल तो कोई और शख्स भी गया था, लेकिन वो जैसे बस दबे पाव कहीं जा रहा था। एंड डेफिनेटली वो लियन थी, जो बस उस कॉरिडोर में चल रही थी। पर ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे कि वो कहीं छुपा रही है, पर क्यों कोई नहीं जानता। पर तभी अचानक से एक शख्स ने जैसे बस लियन को पकड़कर खींच लिया। एंड अगले ही सेकंड वो जैसे वॉल के ऊपर पिन थी। एंड इस झटके से एक पल के लिए जैसे बस शॉक हो गई, वो सामने की तरफ देखने लगी। पर जो शख्स सामने खड़ा हुआ था उसने बस लियन की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम यहाँ आ गई? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था तुम्हें? लियन ने कहा, मज़ा? कैसे मज़े की बात कर रहे हैं आप मिस्टर लैन? तभी सामने खड़े उस शख्स ने लियन के उन बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए कहा, ज़्यादा होशियार मत बनो, मैं देख सकता हूँ कि तुम उस न्यू यंग ब्लड के साथ कितना एंजॉय कर रही हो। हाँ, यंग प्रिंस, काफ़ी अच्छा नाम दिया है। एंड क्या कहा तुमने? तुम्हारा फियांसे? सीरियसली? मेरे साथ ये सब कुछ करने के बाद अब तुम्हारा वो फियांसे हो गया? तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझे इस तरीके से ट्रिगर करती हो डार्लिंग, मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या? पर इससे पहले कि वो सामने वाला शख्स जैसे लियन की बॉडी के साथ कुछ भी कर पाता, लियन जैसे उसकी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, अभी हम पार्टी में हैं, तो प्लीज़ अपने इस अल्फा फेरोमोन्स को कंट्रोल में रखिए, हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ। तभी सामने वाले शख्स ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे मौका तो दो। कैसा रहेगा अगर हम लोग अपने बेडरूम में चले? तो तुम जाना चाहती थी ना वहाँ पर? लियन ने तुरंत अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, सच में आप मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? आई मीन यहाँ पर सबके सामने? उस सामने वाले शख्स ने कहा, सबके सामने कहा इस तरीके से? ये कहते उसने एक ही जैसे चुटकी दबाई एंड अगले सेकंड वो लोग तुझे से गायब हो गए थे पूरी तरीके से। एंड अगली बार जब वो अपेयर हुए तो वो बेडरूम में थे। एंड देन उसके बाद उस शख्स ने लियन को जैसे बेड पर पुश करते हुए कहा, अब बात करो, तुम क्या कहना चाहती हो? मज़ा आया मैजिक देखकर? तभी लियन ऐसे बस सामने वाले शख्स की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे और मज़ा चाहिए, अपना मैजिक दिखाओ अल्फा, मैजिक। एंड इसके बाद उस पूरे रूम में सिर्फ मौन सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुनाई तो एक शख्स को भी दे रहा था, एंड वो डेफिनेटली ईबो था, जिसे बस खींच कर हाओशान साइड में लेकर आया था। एंड उसकी हालत को देखकर वो लिटरली शॉक था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, गॉड डैम इट, व्हाट द फक, क्या हालत कर रखी है तुमने अपनी? क्या ईबो? ये तो वजह से कि ईबो की तरफ देखने लगा, पर ईबो का चेहरा से बिल्कुल कंप्लीटली बदरंग था, फक्त सफ़ेद। एंड कोई भी उसके चेहरे को देखकर ही कह सकता था कि कुछ हुआ है। पर क्या हाओशान नहीं समझ पा रहा था। एंड वो लगातार ईबो से पूछ रहा था, पर ईबो जैसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तभी अचानक से ईबो ने हाओशान की तरफ देखते हुए कहा, क्या पार्टी खत्म हो गई? हाओशान ने कहा, गॉड डैम इट, तुम पार्टी के बीचों बीच में से गायब हो गए एंड अब यहाँ आकर पूछ रहे हो पार्टी खत्म हो गई? डेफिनेटली खत्म नहीं हुई। अभी शिचन गाना है, एंगेजमेंट आई मीन खत्म। तभी वो ने कहा, एंगेजमेंट हो गई? हाओशान ने कहा, हाँ हो गई, पर तू बस पहले क्या कुछ भी बोल पाता है, वो बस आगे चलना शुरू कर चुका था। एंड हाओशान अपनी जगह पर जैसे खड़ा रह गया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये कहते उसने ईबो को हाथ पकड़ लिया। एंड जैसे उसने ईबो को हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि हाथ कितना ज़्यादा गर्म है, ऐसा लग रहा है उसकी पूरी बॉडी तप रही है। एंड देखते के साथ ही हाओशान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो क्या तुम्हें बुखार है? ये कहते हुए जैसे कि ईबो के टेम्परेचर को चेक करने लगा। पर ईबो ने जैसे अपने हाथ को हाओशान के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ कपड़े चेंज करके आता हूँ ताकि मैं पार्टी में शामिल हो सकूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी माँ पर सवाल करे। एंड भाई को कॉन्ग्रेचुलेट भी तो करना है, मैं आता हूँ। ये कहते हुए वो अगले सेकंड जैसे अपने कमरे की तरफ चला गया था। एंड हाओशान बस खड़ा रह गया, समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ईबो को क्या हुआ, ये इतना अजीब क्यों बिहेव करा। पर वो पूछे तो पूछे किससे, क्योंकि ईबो तो जैसे बस जा चुका था। एंड उसके बाद जैसे वापस भी आया तो
ये वो चीज़ अपने आप में था ही नहीं। लगभग आधे घंटे के बाद वो वापस से अपने ब्यूटीफुल कपड़ों में आ चुका था। एक और टेलर फिटेड सूट, अपने बालों को अच्छी तरीके से कोम कर सुखा कर बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंटेबल हो चुका था जैसे कि कुछ देर पहले था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि अभी ये शख्स बारिश में इतना ज़्यादा भीग कर आया है कि इसकी हालत इतनी ज़्यादा बेकार होगी। एंड इसे बुखार है, इस बारे में भी कोई नहीं कह सकता था, पर जो लोग उसको जानते थे वो समझ सकते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड इसके अंदर शाओवी थी एंड डेफिनेटली हाओशुआन था, पर दोनों ही बस पूछ कर रह गए, पर इबन जैसे कोई जवाब ही नहीं दिया। हे को उन दोनों को नज़रअंदाज करता हुआ इबो डायरेक्टली शिचैन एंड जी के पास जाता है। एंड देन उसने शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, गा शिचैन जो बस लोगों से बातें कर रहा था वो जैसे बस रुक गया। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो ने कहा, कांग्रेचुलेशन भाई। ये कहते हुए उसने जैसे शिचैन का हाथ बढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर तभी उसे जैसे कुछ याद आ गया। एंड देन उसने अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, आई एम सॉरी, क्या मैं किंग को विश कर सकता हूँ ऐसे? आई मीन बस पहले इबो आगे कुछ भी क्या पता है क्या? शिचैन ने बस इबो का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ऑफ कोर्स, तुमने ही तो कहा था भाइयों के बीच में कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। शिचैन की बात सुनकर इबो जैसे रुक जाता है एंड वो बस शिचैन की तरफ देखने लगता है अपनी उन ब्राउन आइज से। वहीं दूसरी तरफ शिचैन भी बस इबो की तरफ देख रहा था। दोनों के बीच में जैसे कुछ अनसेड वर्ड्स थे, अनसेड फीलिंग्स थी। वहीं दूसरी तरफ इबो ने शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, भाई तो मैं आपका अभी भी भाई हूँ? शिचैन ने कहा, इबो ऑफ कोर्स तुम मेरे भाई हो। आई मीन हमेशा पर इससे पहले कि भाई कुछ बोल पाता है कि इबो ने बस शिचैन को जैसे खींच कर हक कर लिया। एंड उस टाइम पर वो जो हक था शायद वो कुछ ऐसा था जिसने इबो और शिचैन जैसे दोनों को ही रोक दिया था अपनी जगह पर। वही दूसरी तरफ इबो ने जैसे बस अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, तो प्लीज़ भाई की तरह रहिए ना, आप मुझसे खुद को इतना डिस्टेंट क्यों कर रहे हैं? हाँ, 2 दिन से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप। तभी शिचैन ने कहा, इबो मैं बस बिजी था, तुम जानते हो ना एंगेजमेंट। तभी इबो ने कहा, एंगेजमेंट? हाँ तो बताओ मुझे मैं इस एंगेजमेंट के लिए आपको क्या कहूँ? कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँ या फिर आपके साथ आपके इस गम को बांटते हुए आंसू बहाऊँ? जैसे ही इबो ने कहा कि शिचैन जैसे पूरी तरीके से स्टिफ हो गया, उसकी बॉडी बहुत रिजिड हो गई। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं इबो ने भी महसूस की, इसीलिए इबो ने शिचैन की पीठ पर जैसे हल्के से सहलाते हुए कहा, इतना ज़्यादा स्टिफ होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं इस पूरे घर में कोई आपको क्यों नहीं पढ़ पा रहा, पर मैं पढ़ सकता हूँ आपको। ये कहते हुए इवन जैसे शिचैन से खुद को अलग किया एंड देन वो जैसे उसकी आंखों में देखने लगा। एंड वही दूसरी तरफ शिचैन जैसे बस इबो की तरफ देखने लगा, वो बस चुप हो गया था। एंड वही दूसरी तरफ इबो ने जैसे बस एक टूटी हुई सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, ये लोग आजकल इतनी बातें क्यों छुपाते हैं? मुझे समझ नहीं आता। आई मीन क्या मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि कोई मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहता? हाँ, पहले माँ ऐसा करती थी, फिर पापा ऐसा करने लगे, उसके बाद आपने अपना सब कुछ शेयर करना बंद कर दिया। एंड पता नहीं लोगों को ऐसा। खैर भाई, मैं बड़ा हो चुका है, मैं ग्रोन अप मैन, आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आई मीन कुछ भी। ये कहते उसे जी की तरफ इशारा किया जो बस अननोइंगली किधर उधर देख रही थी। एंड उसको भी देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो भी इक्वली उसी मूड में है जिस मूड में शिचैन है। एंड इबो के इस जेस्चर को देखकर शिचैन ने भी कहीं ना कहीं जी की तरफ देखा। एंड देन उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, अब इस बार में कोई बात नहीं करते हैं इबो, एंड डेफिनेटली आई नो माई ब्रदर इज़ अ बिग मैन। अब तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगे, आई मीन स्कूल वगैरह की भी। तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े इंसान बन चुके हो। तो ओके हम बात करेंगे। ओके मैं बस बिजी था इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, पर डेफिनेटली हम बात करेंगे। इबो ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा भाई, एंड आप इन्जॉय कीजिए। आई मीन समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये क्या करीबन जैसे शिचैन की तरफ देखा, शिचैन जैसे बस नोट करते हुए कहा, ओके तुम भी इन्जॉय करो एंड अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम। ठीक है, तो उसने इबो की तरफ देखा। मैं दूसरी तरफ इबो ने कहा, अब आप मत करिएगा कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार नहीं है, मैं बस थोड़ा सा बारिश में भीग गया हूँ। शिचैन ने कहा, जो भी है अगर भीग गए हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कुछ वार्म वाटर या फिर कुछ ले लो। ओके माँ? ठीक है, तो उसने शाओवी की तरफ देखा। वही दूसरी तरफ इबो ने कहा, कम ऑन भाई, मैं भी इस वक्त माँ को डील नहीं करना चाहता। वही दूसरी तरफ एक है तो इबो जैसे वही चला गया था। वही दूसरी तरफ शाओवी शिचैन की तरफ आ गई। शिचैन ने कहा, इबो, पर इबो जो जैसे बस आवाज़ लगाता रह गया। इबो वहाँ से बस चला गया। एंड शाओवी ने शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहना था? शिचैन ने कहा, कुछ नहीं, बस माँ मैं ये कह रहा था इबो, आई मीन उसे कुछ हुआ है क्या? एंड इस बात पर शाओवी ने जैसे गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, खैर कोई बात है, उसका मूड शायद थोड़ा ख़राब होगा, ठीक हो जाएगा। आई मीन तुम ठीक हो? तुम्हारा मूड? ठीक है, तो शिचैन की तरफ देखा। शिचैन ने कहा, मेरे मूड को क्या होना है माँ, मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ। शाओवी ने कहा, आई होप सो। ठीक है, तो वह जैसे कि बस शिचैन एंड जी की तरफ देख रही थी। एंड उसके बाद जैसे कोई कुछ भी नहीं कर पाया, पार्टी जैसे बस चलने लगी। एंड वही दूसरी तरफ इबो जैसे बस गायब सा ही हो गया पार्टी में। वो बीच बीच में नजर आ रहा था, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो जैसे बस गायब ही था, कहाँ कोई नहीं जानता। एंड हाओशुआन भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो बस कोई भी बात करे। एंड इस तरीके से जैसे पार्टी बस खत्म हो गई थी। दिन गुजर गए, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता गुजर गया था, लिटरली 1 वीक। एंड अब 1 वीक के बाद अब वो दिन आ गया था जब फाइनली स्कूल की वो मीटिंग होने वाली थी। एंड लिटरली सब लोग वहाँ पर आ चुके थे, खासकर एक शख्स जो बस अपनी उन पैनी निगाहों से दरवाजे पर ही देख रहा था। एंड वो डेफिनेटली कोई और नहीं बल्कि इबो था। एंड वही दूसरी तरफ शिचैन भी जैसे बस अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, एंड वो भी बस कुछ पेपर्स पढ़ रहा था।
तभी शिचा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा सैड सीरियस क्यों लग रहे हो? ईबो ने कहा, डेफिनेटली नॉट भाई, बस मैं स्कूल का प्रिंसिपल लगना चाहिए ना, इसलिए आज मैं बस थोड़ा सीरियस गेटअप होकर लेकर आया हूँ, आपकी तरह कोट वगैरह, ताकि लोग मुझे सीरियसली लें, क्योंकि लोग ऐसा लगता है यहाँ पर कि लोग कपड़ों से ज़्यादा जज करते हैं। एंड लास्ट टाइम मेरे कपड़ों को देखकर, हाँ खैर, आपने रूल्स पढ़े जो मैंने लिखे थे? शिचा ने कहा, डेफिनेटली मैंने पढ़े, एंड काफ़ी बहुत सारे अच्छे रूल्स हैं ईबो, रियली में वेल डन, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। ईबो ने कहा, आपको ऐसा लगता है? शिचा ने कहा, डेफिनेटली, ये वाला रूल काफ़ी अच्छा है। पर इसमें शिचा कुछ भी क्या पता, एक जैसे खुसफुसाहट सी शुरू हो गई थी, एंड अगले ही सेकंड जैसे दरवाज़ा खुलता है, 2 गार्ड दरवाजे पर खड़े हो गए थे, एंड उसके बाद विजान कमरे के अंदर एंट्री करता है अपने उन पूरी तरीके से काले लिबास में। एंड विजान को वहाँ एंट्री करते देखते के साथ ही वो भी जैसे बस विजान की तरफ देखने लगा अपनी उन खाली निगाहों से। एंड अब विजान के उन काले लिबास का मतलब जैसे ईबो को बस समझ आ रहा था, हे कहो, अब तो उसे हर चीज़ समझ आ गई थी, जैसे उसने डॉट से डॉट कनेक्ट कर लिए थे। विजान का वो फर्स्ट इंट्रैक्शन, जिस तरीके से वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर आया था, उसके बाद उसका विजान से मिलना, एंड उसके बाद से हर बार विजान का बस इस तरीके से पर्दे में ही रहना, फिर लोगों के टच से इतना ज़्यादा अवॉइड करना खुद को, एंड उसके बाद इस तरीके से बस खुद को केज कर लेना, एंड साथ ही साथ ऐसे कपड़ों को पहनना। अब सब कुछ जैसे ईबो को समझ आ रहा था, एंड वो बस विजान की तरफ ही देख रहा था, किस इमोशन से वो नहीं जानता। मैं दूसरी तरफ विजान जैसे बस कंप्लीटली वहाँ पर सोललेस पर्सन की तरह उस कमरे में दाखिल हुआ था। एंड विजान को देखते के साथ ही कुछ लोग बस ने जैसे उसकी पोजीशन को रिकॉग्नाइज किया था, एंड कुछ लोगों के लिए जैसे मैटर ही नहीं कर रहा था, एंड उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। वहीं दूसरा विजान ने भी सबको इग्नोर किया, एंड देन वो बस सिर्फ शिचा की तरफ देखता है एंड उसे नोट करता है, एंड अगले सेकंड वो जैसे अपनी जगह पर बस बैठ गया था, यहाँ तक कि उसने ईबो की तरफ एक पल तक देखा तक नहीं था। एंड ये चीज़ ईबो को जैसे इतनी ज़्यादा तक चुभी थी कि जैसे उसका अंदर तक दिल छेद गई हो, पर वो जैसे कुछ कह नहीं रहा था, वो बस आज बहुत सीरियसली वहाँ पर होकर बैठा हुआ था। शायद इस तरीके से ही वो अपनी सिचुएशन को या खुद को संभाल सकता है, या फिर जो वो कुछ करना चाहता है उसे आगे प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि यहाँ आज उसका मेन मकसद है इस पूरे जो स्कूल की चीज़ है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करना। वो लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता कि लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करें एंड उसे सवाल करें कि वो इस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी हकदार नहीं है। ईबो को ये पोजीशन चाहिए किसी भी हालत में, एंड अब तो उसे ये पोजीशन और ज़्यादा चाहिए, एंड उसे चाहिए कि ये सारे रूल्स पास होने चाहिए। एंड वही तरफ वो सिर्फ जैसे बस विजान को ही देख रहा था बीबी, एंड विजान जैसे बस अपनी फाइल खोल लेता है, एंड देन उसने सामने की तरफ देखा। एट लास्ट उसने फाइनली ईबो की तरफ देखा, एंड देन उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, मैंने सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। शिचा ने कहा, इट्स ग्रेट विजान, मास्टर वे। विजान ने शिचा की तरफ देखा, एंड देन नोट करते हुए कहा, थैंक यू शिचा ने कहा, एंड रॉयल प्रिंस, एंड क्या हम लोग मीटिंग शुरू कर सकते हैं? शिचा ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम्हारा ही वेट हो रहा था, बाकी सब लोग यहाँ आ चुके हैं। गाइस क्या हम लोग मीटिंग शुरू करें? ये कहते शिचा ने सबकी तरफ देखा, एंड सब लोगों ने भी सिर्फ एक ही स्वर में कहा, मीटिंग शुरू की जाए। उसके बाद मीटिंग तो शुरू हो चुकी थी, एंड आई सिर्फ मीटिंग शुरू हुई थी, ईबो के हर पॉइंट के ऊपर जैसे बात होना शुरू हो गई थी, पर सब लोग जैसे बस आर्ग्यू कर रहे थे। कोई नहीं चाहता था कि सारे रूल एज इट इज़ लागू हो जाए, क्योंकि ऐसे रूल एक साथ लागू हो जाने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा चेंज आ जाना, रिफॉर्म आ जाना, एंड वो लोग इस तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक अल्फा किस तरीके से ओमेगा के स्कूल में जा सकता है, ओमेगा किस तरीके से अल्फा के स्कूल में आ सकते हैं, वो लोग आपस में किस तरीके से मिल सकते हैं। ऑफकोर्स उन्हें इस बात से भी ऑब्जेक्शन था कि दोनों प्रिंसिपल एक साथ मिले, एंड इस चीज़ को ईबो बहुत देर से सुन रहा था, एक और टॉलरेट कर रहा था, पर किस हद तक, क्योंकि एट लास्ट ईबो ने फाइनली अपना हाथ वहाँ टिपल बट से जोर से पटकते हुए कहा, इनफ। एंड ईबो की आवाज़ सुनकर जैसे बस सब चुप हो गए, एंड ईबो का जैसे डार्क ऑरा देखकर सब लोग बस उसे देख रहे थे। एक पल में ही वो जैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि ये वही बच्चा है जो अभी कुछ टाइम पहले उनके साथ यही मीटिंग में शामिल हुआ था, एंड जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जस्ट एक बच्चा है जो बस यहाँ से खेलने के लिए आ गया, पर नहीं, आज ईबो से एक सच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा एमिट हो रहा था, एक बहुत सेंसिबल पर्सन का। या तो वो उसके लुक की वजह से था, या उसके चेहरे की वजह से, कोई नहीं जानता, पर अब बस सब लोग चुप हो गए, एंड सब बस ईबो की तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ ईबो ने भी ठंडी आवाज़ में कहा, आखिर दिक्कत क्या है अगर दोनों स्कूल साथ में चलेंगे तो? तभी एक शख्स ने कहा, ऑफ कोर्स दिक्कत है, ओमेगा। पर इसमें लगे वो शख्स आया, कुछ भी क्या पता। ईबो ने कहा, बस करो, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, मुझे नहीं सुनना ओमेगा और अल्फा। उन ओमेगा और अल्फा से हट कर भी वो कुछ हैं, और वो हैं बच्चे, हमारे शहर का भविष्य। भविष्य मतलब नो बायस, भविष्य मतलब स्ट्रॉन्ग नींव, एंड भविष्य मतलब आज़ादी। ये कहते हुए उसने सबकी तरफ देखा, सब लोग बस चुप हो गए। एंड देन ही बोले सबकी तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है हम लोग कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? ठीक है, तो उसने सबकी तरफ देखा, एक शख्स ने से थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कहा, सबको पता है, सब कैलेंडर देखते हैं। ईबो ने कहा, ओ तो आप कैलेंडर देखते हैं, तो शायद आपको ये भी पता होगा कि हमारा टाउन कितना ज़्यादा पीछे है बाकी दुनिया के कंपैरिजन में। आपको पता है मैं कहाँ से आया हूँ? ठीक है, तो ईबो ने उस शख्स की तरफ देखा, उस शख्स ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप अब इस बात का शो ऑफ कर रहे हैं कि आप बाहर से पढ़ कर आए हैं, विदेशी शिक्षा लेकर आए हैं, जब आपकी सोच इतनी ज़्यादा विदेशी? बस लगी वो शख्स आए, कुछ भी क्या पता। ईबो ने कहा, हाँ मैं विदेश से पढ़ कर आया हूँ, हाँ मेरी सोच विदेशी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने देश को भूल गया हूँ।
एक ऐसा देश जो अभी भी सेकंड जेंडर में ही अटका हुआ है, जो अभी भी किसी के भी जेंडर को सिर्फ उसके रैंक के हिसाब से जज करता है। नहीं, विदेश में ऐसा नहीं होता। वहाँ हम सभी लोग एक प्रोडक्ट की तरह हैं, एक प्रोडक्ट जिसे वो लोग प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। आपको नहीं पता, आपको रियलिटी में कोई जानकारी नहीं होगी कि एक ओमेगा कितने ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, वो कितने ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। उनके पास एक सॉफ्ट बॉडी होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनका माइंड किसी काम का नहीं होता। वो अपनी सॉफ्ट बॉडी से भी इतनी ज़्यादा स्किल्स दिखा सकते हैं जो बस एक अल्फ़ा को कम्प्लीटली स्टंट कर सकती है। हम लोग कहते हैं कि अल्फ़ा मजबूत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ओमेगा से ज़्यादा मजबूत कोई हो ही नहीं सकता। ओमेगा के ज़रा से फेरोमोन्स और हम सारे अल्फ़ा अपनी सुध बुध खो देते हैं, अपनी सोचने समझने की शक्ति खोकर हम उनके कदमों में लेट जाते हैं और जो वो कहते हैं वो हम करने पर मजबूर हो जाते हैं। एंड यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को एक्सेप्ट करते होंगे, एंड खासकर डोमिनेटिंग ओमेगा। उनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, लेकिन तो उसने बाकी सब की तरफ देखा, सब लोग बस चुप हो गए एंड बस सिर्फ ईबो की तरफ देखने लगे। तभी एक शख्स ने कहा, आप यहाँ ऐसी बातें नहीं कर सकते, ओमेगा की अपनी कोई पर्सनल लाइफ होती है। वो शख्स कुछ भी कह पाता। ईबो ने कहा, एग्जैक्टली, उनकी पर्सनल लाइफ होती है एंड हम कोई नहीं होते किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले एंड उन्हें जज करने वाले, उन्हें कमज़ोर बनाने वाले। अगर हमें कुछ करना ही है तो उन्हें मजबूत बनाना होगा, तभी हमारे देश का भविष्य साकार हो सकता है। आपको पता है विदेश के अंदर लोग कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग नई नई चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। उन सब कामों में दोनों शख्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे जेंडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई एक ही शख्स ने बीड़ा अपने कंधों पर नहीं उठाया हुआ है। तो हमें भी अपने यहाँ के हर जेंडर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं इन सारे रूल्स को चेंज करूँगा। ये सारे रूल्स जो आप सभी लोगों ने बना रखे हैं, जो सिर्फ लोगों को कमज़ोर करना जानते हैं, और मैं किसी को भी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। मैं आज इस पोजीशन पर बैठा हुआ हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ और आज से मेरे रूल्स लागू होंगे, आप लोग चाहें या ना चाहें। और ये एक रॉयल फरमान है। ये कहते हुए इब्न जैसे वहाँ पर एक रॉयल बैच रख दिया था, एंड जैसे ही सबने वो बैच दिखाया, एक पल के लिए सब लोग शॉक हो गए। यहाँ तक कि शिचैन खुद भी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ईबो के हाथ में हुलियन का बैच है, उसका रॉयल बैच। इसका मतलब साफ है, ये फरमान रॉयल तरफ से है, अब इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पर हुलियन किस तरीके से इन सारे रूल्स के लिए राजी हो सकती है, जबकि शिचैन खुद जानता है कि हुलियन का भी सोच कुछ ना कुछ ऐसी ही है, एंड बहुत हद तक हुलियन ने ही ये रूल्स एस्टैब्लिश किए थे, इसलिए वो बस कंफ्यूजन में नजर आ रहा था। वही दूसरी तरफ ईबो ने बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा कि अभी भी किसी को कुछ भी कहना है। तभी एक शख्स ने कहा, आपके पास रॉयल बैच है? क्या क्वीन ये चाहती हैं? कैसे, क्यों? बहुत सारे रूल तो उन्होंने ही बनाए हैं। ईबो ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी ग्रैंड माँ ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, पर अब वक्त आ गया है कि कोई उन रूल्स को चेंज करे, एंड वो मैं हूँ। शिचैन ने कहा, ईबो ने कहा, भाई आई स्वेयर मैंने पेरेंट्स से परमिशन ली है, साथ ही साथ मैंने ग्रैंड पेरेंट्स से भी परमिशन ली है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिचैन ने कहा, मैं चिंता नहीं करना हूँ, मैं बस। ईबो ने कहा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए भाई होने के नाते। ये कहते हुए उस शिचैन की तरफ देखा, शिचैन बस रुक जाता है। ईबो ने कहा, आप जानते हैं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। शिचैन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर तभी क्या एक रिजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आप गलत नहीं कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ, पर आपकी इंटेंशन क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एंड फाइनली विजान की आवाज़ सुनकर ईबो की निगाहें जैसे बस विजान की तरफ घूम गई थी, एंड अगले सेकंड को चेहरे पर जैसे स्मिर्क आ जाता है। एंड देन ईबो ने अपने आप को जैसे उस टेबल की तरफ लीन किया, एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, इंटेंशन वो तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। खैर कोई बात नहीं, अब हमें बहुत वक्त मिलेगा एक दूसरे को समझने का, क्योंकि अब से मुलाकात लगभग रोज़ ही होगी हमारी। ये कहते हुए वो जैसे बस विजान की तरफ घूर रहा था, एंड वही दूसरी तरफ विजान एक पल के लिए रुक जाता है। वो बस फाइल पढ़ रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ईबो से बात करने के लिए, पर ईबो की आवाज़ एंड उसकी इस तरीके की जो ऑरा था, या जो जिस तरीके का डोमिनेंट बिहेवियर ईबो को दिखा रहा था, ये जैसे बिल्कुल अलग था। एंड इस चीज़ ने जैसे विजान के ध्यान को रोक लिया था, एंड वो बस ईबो की तरफ देखने लगा, पर वो कुछ कह नहीं पाया। जैसे कुछ पल के लिए दोनों रुक गए थे, एंड उसके बाद ईबो ने कहा, चलिए बताइए आप लोगों की क्या बात है। मैं आप सबकी चीज़ों को सुनूंगा, एंड लॉजिकली हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे। ये कहते हुए अब जैसे डिबेट शुरू हो गई थी, एंड डेफिनेटली रॉयल बैच का तो प्रेशर था ही। अब लगभग पूरी मीटिंग इस तरीके से खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला था, क्योंकि कंक्लूजन निकलना था अगले दिन जो मीटिंग दोबारा होने वाली थी। एंड उसके लिए वो ने सबको टाइम दिया था, क्योंकि अब कुछ पॉइंट्स पर रियलिटी में बात करनी है, एंड तभी सब कुछ फाइनलाइज हो पाएगा। फाइनली जैसे मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए थे, एंड फाइनली जैसे विजान भी आगे बढ़ रहा था, पर अचानक से जैसे कि इबो ने उसे रोक लिया, जब वो बस अपने कैरेज में जाने ही वाला था। एंड इस बार उसने सिर्फ उसे रोका नहीं था, वो बस इनविजिबल होकर विजान का हाथ पकड़ता है, एंड इससे पहले कि विजान कुछ भी समझ पाता, वो बस जैसे उसे वहाँ से ले गया था। लिटरली उसने उसे बीच कॉरिडोर में से गायब भी कर दिया था, एंड उसके पीछे से बस वो दो गार्ड खड़े रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि एक्जैक्टली विजान कहाँ गया। कोई भी नहीं समझ पाया विजान कहाँ गया।
एंड वो लोग तो जैसे वेट ही करते रह जाते हैं कैरेज के बाहर, एंड विजान वो जैसे बस गायब ही हो गया था। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा, एंड स्टार्टिंग में भी जो कुछ भी बात मैंने कही उसे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड लिटरली आई एम रियली रियली सॉरी अगर किसी को मेरी बात से हर्ट हुआ हो। मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का नहीं था, बस ये समझाने का था कि शब्द हर्टफुल होते हैं एंड वो हर्ट करते हैं। तो प्लीज़ अपने शब्दों को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल में रहा कीजिए। यही चीज़ें मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी फैमिली बहुत बहुत सपोर्टिंग एंड ब्यूटीफुल है, एंड इसीलिए मुझे आप लोगों के साथ ही सब कुछ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा आज का चैप्टर आपको कैसा लगा, एंड आपको लगता है आगे क्या होने वाला है। ईबो का ऑरा चेंज होना क्या सच में सिर्फ ऑरा चेंज होना है, या फिर विजान की लाइफ में जैसे और कुछ तूफान आने वाला है। ईबो ने अब जैसे सब कुछ जान ही लिया है, तो इस चीज़ का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पार्ट में कैसा होने वाला है ये डेफिनेटली आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ विजान का ये ब्रोक डाउन आगे क्या कुछ खोलने वाला है, क्योंकि विजान ने एक शब्द का जिक्र किया, एंड वो है सुसाइड। क्या जोजोआना ने सुसाइड किया, एंड अगर की है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, एंड इस मिस्ट्री की आखिर वजह क्या है, एंड देखते हैं वो किस तरीके से खुल पाएगा, एंड उसमें मार्कस का क्या कनेक्शन है। अगर आपके पास कोई थ्योरी हो तो डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगता है जोजोआना, मार्कस एंड सान किस तरीके से लोगों की जिंदगियाँ उलझी हुई हैं, अब जो जोजोआना की डेथ का जो राज सामने आया है वो आखिर किस वजह से हो सकती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो प्लीज़ पसंद आया तो लाइक करना, अपनी ओपिनियन ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, जो बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछी थी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने वाली, ठीक है। बाकी अगर किसी को मुझे क्रिटिसाइज़ करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम अगेन, बट हाँ, शब्दों को थोड़ा कंट्रोल में लेकर। बाय बाय।